दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। क्या इससे काम आज की राजनीति में चल जाएगा? कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। 138 बरस कांग्रेस के हो गए। क्या यह कहने से काम चल जाएगा? कांग्रेस दरअसल इस दौर में इस देश के तमाम प्रदेशों में उसकी पहुंच और पकड़ है। तो क्या यह सब बताने से काम चल जाएगा? और इस देश के आजादी के आंदोलन को कांग्रेसियों ने ही जिया है और कांग्रेस से ही तमाम राजनीतिक धाराएं निकली। तो क्या यह कहने से भी काम चल जाएगा? मौजूदा वक्त की राजनीति का सबसे बड़ा सच यह है कि जो चुनाव जीतता है वही राजनीतिक तौर पर पहचान पाता है और इस देश के भीतर नीतियों को बनाकर या इस देश के भीतर कौन सी विचारधारा होनी चाहिए उसको लेकर जीती हुई पॉलिटिकल पार्टी ही काम कर सकती है। अन्यथा हार जाइएगा तो आप हाशिए पर सिमटते चले जाइएगा और बीते 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। राज्य दर राज्य कांग्रेस सिमटती चली गई, लेकिन जब से उसे जीत हिमाचल में मिली, कर्नाटक में मिली, एक झटके में इस देश के भीतर परसेप्शन कांग्रेस को लेकर क्यों बदलने लगा। और इस दौर में राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश के लोगों के साथ सीधा संवाद बनाया, टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया, मीडिया को छोड़ दिया, और इस संवाद के जरिए जिन बातों का असर कांग्रेसियों पर पड़ा, राहुल गांधी पर पड़ा, तो क्या वाकई कांग्रेस पुनर्जीवित हो गई, उस दिशा में बढ़ चली? दरअसल समूची कांग्रेस जुटी है हैदराबाद में और सवाल यह है कि कल प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री के जन्मदिन से ही राजनीतिक तुतहरी बजाने की कोशिश बीजेपी ने बाखूबी कर रखी है। और इसी के मद्देनजर 17 सितंबर की एक ऐसी तारीख है जिस वक्त इस देश के भीतर हैदराबाद का निजाम हारा था और हैदराबाद भारत का हिस्सा बना था। तो इस राजनीतिक तौर पर इसका ऐलान क्या वाकई एक आजादी के तौर पर किया जाना चाहिए और हैदराबाद इस दौर में एक नए राजनीतिक ग्राउंड जीरो के तौर पर बन गया है? ध्यान दीजिए तो कल का दिन कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ तेलंगाना की समूची राजनीति का ग्राउंड जीरो इस वक्त हैदराबाद हो चुका है, जहां पर 4 खेमे अपने अपने तरीके से हैदराबाद को भारत में शामिल करने के दिन को जिएंगे। एक तरफ बीजेपी है जिसकी अगुवाई देश के गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसमें तमाम कांग्रेसी नेता जो आज CWC में बैठकर चिंतन मनन इस देश की तमाम परिस्थितियों को लेकर कर रहे हैं, कल रैली में नजर आएंगे। और तीसरी तरफ वहां की BRS पार्टी है जो पहले TRS थी और KCR वहां पर राज्य भर में कार्यक्रम करेंगे और इस बात का जिक्र करेंगे कि यह राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। और चौथी तरफ AIMM है, यानी AIMIM के जरिए ओवैसी कौमी एकता दिवस मनाएंगे। राजनीतिक तौर पर चारों के लिए तेलंगाना कितना महत्वपूर्ण है यह तो सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह हो चला है कि कल देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के 70 मंत्री इस देश के अलग अलग राज्यों में विश्वकर्मा योजना को लागू कराने के लिए उतरेंगे और वह एक बड़े वोट बैंक के तौर पर बीजेपी देख रही है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की राजनीतिक बिसात देख रही है। तो क्या वाकई उसको चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने हैदराबाद की पूरी प्लानिंग की और हैदराबाद की पूरी प्लानिंग के भीतर पहली बार जो CWC की बैठक हो रही है, CWC में 84 सदस्य हैं, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी और बंगाल से लेकर बंबई से होते हुए आप पूरे नॉर्थ ईस्ट को घेर लीजिए, हर जगह की नुमाइंदगी इस CWC में है। अब यहां पर 4 सवाल सबसे बड़े हो चले हैं। क्या कल का दिन अग्नि परीक्षा का दिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए है, जहां पर किसकी कितनी ताकत है इसको दिखाया जाएगा? दूसरा सवाल, क्या वाकई 4 राज्य जो महत्वपूर्ण हैं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, उसमें तेलंगाना ग्राउंड जीरो कुछ इस तरीके से बन रहा है जहां पर आने वाले वक्त में दक्षिण का दरवाजा पूरे तरीके से बीजेपी के लिए या तो बंद हो जाए व किसी सुराख के जरिए देखने की कोशिश करे?
कौन सा रास्ता किस दिशा में जाएगा। तीसरी परिस्थिति उन नेताओं को लेकर है जिसकी शुमारी केसीआर के जरिए होती है, जो ना इधर है ना उधर है, यानी ना तो एनडीए में है और ना ही इंडिया में है। उनकी राजनीति का भी भविष्य कल के जरिए आने वाले वक्त को बताने की दृष्टि से साफ हो जाएगा। और ओवैसी की पहचान सिर्फ हैदराबाद भर के भीतर है या इस देश के भीतर उनकी कोई राष्ट्रीय पहचान भी बचेगी या नहीं बचेगी, यह भी तय हो जाएगा। यह अगर पहला दूसरा सवाल इस दायरे में घूम रहा है तो तीसरा सवाल कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि पहली बार अगर कांग्रेस को यह लगने लगा कि अब विचारधारा और राष्ट्रीय पार्टी और पुराने और अतीत और इस देश के आंदोलन, इसके जिक्र से काम नहीं चलेगा, बल्कि चुनाव जीतना होगा, तो हर राज्य के चुनाव के साथ कांग्रेस की सक्रियता, उसकी एकजुटता, उसका अपना मुद्दों को बताने का तौर तरीका इस दौर में जो उभर कर आ रहा है, और आज जो सीडब्ल्यूसी का मंथन हुआ उसमें जिन मुद्दों के सामने कांग्रेस खुद को खड़े पा रही थी, उसमें एक सवाल यह भी था, इतने सारे मुद्दे इस देश की सत्ता के खिलाफ हैं। वो सिर्फ मणिपुर या नू को लेकर नहीं है, वह इस देश की आर्थिक असमानता को लेकर है, कॉरपोरेट के हाथों धन इस देश का कैसे लुटाया जा रहा है इसको लेकर है, इस देश की युवा पीढ़ी बेरोजगार है इसको लेकर है, महंगाई से कैसे लोग परेशान हैं इस बात को लेकर है। यानी मुद्दों की पूरी एक लंबी लिस्ट लेकर आज सीडब्ल्यूसी की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के साथ शुरू होती है। लेकिन फिर वही सवाल आकर अटक जाता है, तो क्या शह मात का खेल अब हैदराबाद से शुरू हो गया है, और अब एक ऐसी बिसात इस देश के भीतर बिछ रही है, कांग्रेस खुद के लिए बिछाना चाह रही है, जहां पर उसको हर राज्य में जीत चाहिए। वो मध्य प्रदेश हो, वो राजस्थान हो, वो छत्तीसगढ़ हो, और उसी का असर है कि कल तक जो इंडिया सोच रही थी कि हम भोपाल में जाकर रैली करेंगे, आज उसकी मनाहट हो गई, क्योंकि वहां पर कमलनाथ इस बात को समझ गए कि अगर इंडिया की रैली यहां पर होगी तो जिस सनातन के आश्रय व राजनीति को कई कदम और कई फरलांग आगे शिवराज सिंह चौहान के खड़े होकर समूची राजनीतिक संदेश को दे रहे हैं, वो कहीं धूमिल ना हो जाए। यानी किस तेजी से निर्णय इस दौर में लिए जा रहे हैं, ये बताते समझते हुए कि चुनाव जीतना सबसे महत्वपूर्ण इस दौर में है, और उसके लिए प्लानिंग ऐसी रहनी चाहिए कि जो मोदी और शाह की योजना होती है वह धराशायी हो जाए। और उसी का असर कल नजर आने वाला है, जिस वक्त कांग्रेस तकरीबन हैदराबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर रंगारेड्डी का जिले के भीतर तुकोकुड़ा एक जगह है, जहां पे 150 एकड़ की जमीन पर खड़ी फसल हटाई गई। तमाम वहां पर जो भी उबड़ खाबड़ था उसको समतल किया गया, 15 फीट ऊंचा मंच बनाया गया, और 10 से 12 लाख लोग पहुंचे, इसकी व्यवस्था शुरू कर दी गई। घबराहट ऐसी फैली कि बीएसआर यानी जो पहले की टीएसआर है और केसीआर ने व्यवस्था करनी चाहिए कि जी नहीं, बसों की आवाजाही नहीं होने देंगे, ट्रकों की आवाजाही नहीं होने देंगे, इस रैली में कम से कम 10,000 और ज्यादा से ज्यादा 50,000 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन बाकी नहीं होने चाहिए। रुकावट का यह पहला स्तर हो सकता है, पहले खतरे की घंटी उस छत्रप को लेकर हो जिसे नहीं पता है कि आने वाले वक्त में इस देश की राजनीति का मिजाज क्या होने वाला है, और जनता किस तरीके से बहुकेंद्रित हो चली है, यानी दो तरफा ही वो फैसले करेगी, इस तरफ या उस तरफ, तीसरी दिशा में वो जाने की सोच नहीं पा रही है। यह दाव केसीआर के लिए महंगा है। और इन सब के बीच अगला सवाल यह है कि जिस हैदराबाद को लेकर सरदार पटेल ने भारत की सेना को सक्रिय किया, और जब सक्रिय किया तो उसके बाद वहां पर सेना जब गई और उसके बाद 4 दिनों तक जो पूरा ऑपरेशन पोलो शुरू हुआ, उसने 13 सितंबर 1948 से लेकर 17 सितंबर 1948 को चीजें साफ कर दी, और हैदराबाद उसके बाद शामिल हो गया। लेकिन हैदराबाद का मतलब सिर्फ मौजूदा हैदराबाद नहीं है। निजाम की सत्ता का विस्तार मौजूदा वक्त में कर्नाटक और महाराष्ट्र तक था, इसीलिए हैदराबाद की राजनीतिक गूंज का असर महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों जगहों पर पड़ता है। और कल के दिन महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो क्या जरा राजनीति के पहले उस मिजाज को समझने की कोशिश कीजिए जो हैदराबाद या कहें तेलंगाना से शुरू हो रहा है।
दरअसल बीजेपी ने अपनी जो जगह को चुना, उस जगह को पहले कांग्रेस ने चुना था। वो परेड ग्राउंड है, लेकिन केंद्र की सत्ता है, उसने बोला जी इस ग्राउंड को कांग्रेस के हवाले नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर सीआरपीएफ और आरपीएफ की परेड भी होगी, क्योंकि यह लिबरेशन डे है। लिबरेशन डे, आजादी का दिन। तो लिबरेशन डे को लेकर केसीआर ने कहा लिबरेशन डे नहीं मनाया जाता है, वो तो सिर्फ 15 अगस्त होता है, और अगर लिबरेशन डे मनाना ही है तो 2 जून को मनाइए, जब तेलंगाना एक अलग राज्य बना। यानी इस दौर में एक मैसेज यह भी था कि जब आप लिबरेशन डे मनाते हैं तो क्या हिंदू मुस्लिम के बीच एक लकीर खींचते हैं। तो आवाजें यह भी आने लगी कि केसीआर अब ओवैसी को अपने साथ खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि जिस हैदराबाद का हम जिक्र कर रहे हैं उसके दायरे में औरंगाबाद, महाराष्ट्र का सोचिए 8 जिले आते थे, औरंगाबाद, बीड़, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद और परभणी, ये 8 जिले हैदराबाद निजाम का हिस्से थे। और कर्नाटक के भीतर भी जाइएगा तो कलबुर्गी का इलाका, बेल्लारी का इलाका, रायचूर का इलाका, यादगिरी का इलाका, कोप्पल का इलाका, विजयनगर और बीदर, यह भी हैदराबाद का हिस्सा थे। यानी जो राजनीति को साधने के लिए हैदराबाद और तेलंगाना को ग्राउंड जीरो बनाया गया, उसका असर बाकी राज्यों पर भी पड़ने वाला है। और इसका अंदेशा बीजेपी को उस वक्त हो गया जब कांग्रेस ने अपनी प्लानिंग शुरू की कि सीडब्ल्यूसी की बैठक 16 तारीख को, 17 तारीख को एक ऐसी रैली जिसमें हर कोई शामिल होगा, समूची कांग्रेस मौजूद आएगी, और उसके बाद 18 तारीख से जिले दर जिले, जितने भी जिले हैं उन तमाम जिलों में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हर दरवाजे पर जाएंगे और इस बात का ऐलान करेंगे कि लोकतंत्र देश में बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए। जिस तर्ज पर सरकार निकल पड़ी है मौजूदा वक्त में, उसके भीतर में करप्शन पर नकेल कसनी चाहिए या नहीं कसनी चाहिए। और तेलंगाना की सरकार जब बीजेपी के साथ है तो ऐसे में साथ किसका दीजिएगा। और ध्यान दीजिए, इसकी आहट और इसकी फुसफुसाहट दिल्ली ने भी सुन ली, और उसे लगा अगर वह केसीआर के साथ खड़ी नजर आएगी और केसीआर को लगा अगर वो बीजेपी के साथ खड़े नजर आएंगे तो फिर राजनीतिक तौर पर विधानसभा चुनाव में ही डिब्बा गोल हो जाएगा। इसीलिए एक झटके में केसीआर की बेटी के कविता को नोटिस ईडी का गया और कहा गया कि आपको दिल्ली में जो आबकारी घोटाला हुआ है जिसके तहत मनीष सिसोदिया जेल में है, उसमें आपसे पूछताछ करनी, आप आइए। एक नहीं, 24 घंटे के भीतर 2-2 नोटिस चले गए। सवाल है दूरी दिखानी है, सियासत साधना है। तो राजनीतिक ग्राउंड पहली बार कह रहा है कि तेलंगाना में होगा क्या, इसके लिए कल तक दिल थाम के बैठिए। दूसरी परिस्थिति निकलती है कि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर यह बिसात बिछाई गई, यह कहकर कि पहली बार मोदी कैबिनेट के 70 मंत्री इस देश के 70 शहरों में नजर आएंगे, जो विश्वकर्मा योजना के तहत इस देश के गरीब हुनरमंदों को सहूलियत देने का ऐलान करेंगे। कुल योजना 13,000 करोड़ रुपए की, 500 रुपए बांटे जाएंगे, 1 लाख रुपए लोन दिया जाएगा और इंटरेस्ट सिर्फ 5% लिया जाएगा। यानी बिसात बीजेपी की बहुत बड़ी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी ताकत का एहसास अब चुनाव जीतने के साथ कराना चाहती है, जो उसे समझ में आ गया है कि यह कितना महत्वपूर्ण है। और शायद इसीलिए बीजेपी ने भी सोचा नहीं था कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके को लेकर ही कांग्रेस की बिसात तेलंगाना के भीतर से शुरू होगी, जो राजनीतिक तौर पर खड़ी होगी। और कांग्रेस पहली बार राजनीतिक जोड़तोड़, वह भी जीत के मद्देनजर करेगी, ऐसा सोचा नहीं गया था, लेकिन यह हो गया, यह हो रहा है। इसीलिए तेजी से निर्णय कांग्रेस के भीतर लिए जा रहे हैं। रैली कहां पर होनी चाहिए, कितने लोगों का जमघट होना चाहिए, तमाम कांग्रेसियों की मौजूदगी क्यों होनी चाहिए, उसके बाद स्पेशल सत्र है उसमें कौन से मुद्दे उठाए जाने चाहिए। और स्पेशल सत्र के मुद्दों के मद्देनजर एक लंबी फहरिस्त जो तैयार की गई, उसमें 4-5 हिस्सों को भी बताया गया कि पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक इन बातों का जिक्र होना चाहिए, गूंज होनी चाहिए, क्योंकि हर प्रांत के लोग इन चीजों को लेकर चिंता करते हैं और चर्चा करते हैं। और अगर कांग्रेस इन मुद्दों को संसद से सड़क तक नहीं लाएगी तो संसद के विशेष सत्र को भी राजनीतिक तौर पर मौका बनाना आना चाहिए।
इसीलिए मणिपुर और नूह में जो हुआ, हिंसा हुई, और मणिपुर में अभी भी हो रही है, प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी है। जो इकोनॉमी का चक्कर है, जिसके दायरे में असमानता व्यापक है, गरीबी व्यापक है, महंगाई व्यापक है, बेरोजगारी व्यापक है, लेकिन पहली बार कांग्रेस उससे एक कदम और आगे बढ़ रही है। उसका कहना, इस देश के भीतर का सच ही सरकार अगर छुपा लेगी तो बचेगा क्या। तो इस देश के भीतर में आजादी के बाद से नहीं, बल्कि 1931 से हर 10 साल के भीतर में, हर 10 ईयर्स पर जो जनसंख्या या जनगणना होती थी, जो सेंसस होता था, वो पहली बार है कि 1931 के बाद से 2021 में यह नहीं आ पा रहा है। यानी जनगणना की स्थिति क्या है, जिससे पता चलता है इस देश के भीतर में कितनी बड़ी तादाद गरीबी रेखा के नीचे रहती है, उनको क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए, फूड सिक्योरिटी के तहत कितने लोग आते हैं, कितने लोगों को मनरेगा से कैसे जोड़ा जाए, सारी जानकारी धूमिल कर दी है। और जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार यानी मोदी सत्ता चुप्पी थामे हुए है, जबकि वह सिर्फ एक ही शब्द बार बार कई तरीके से चुनावी जीत के लिए ओबीसी शब्द को दोहराती है। तो क्या राजनीति के इस नए मिजाज में कांग्रेस अब समझ गई कि दरअसल उन मुद्दों को उठाइए और चुनावी जीत के हिसाब से उठाइए, जीत पर गारंटी के साथ मुद्दों को लीजिए, जिससे जनता के भीतर भी यह सवाल हो, क्योंकि इस दौर में फूड सिक्योरिटी के दायरे से 14 करोड़ लोग बाहर हैं, 18% लोग मनरेगा के दायरे से बाहर हो गए। कैसे बाहर हो गए? हर 10 बरस के बाद का जो सेंसस है, जो जनगणना है, उसके आधार पे भारत का सामाजिक आर्थिक स्ट्रक्चर तय होता है। तो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर सरकार ने इस दौर में क्या सब कुछ छुपा लिया? क्योंकि कांग्रेस अगर खुले तौर पर आरोप लगाती है, यूनाइटेड नेशन अपने तौर पर रिपोर्ट देता है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भी इस दिशा में इंगित करता है कि भारत के भीतर में जो गरीबी की स्थिति है वो कितनी बदतर हो चली है, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की गरीबी का परसेंटेज बढ़ क्यों रहा है। यह दरअसल एक ऐसी परिस्थिति है जिसके मतलब बहुत साफ हैं। बड़ा मतलब, कांग्रेस चुनाव के लिए खुद को तैयार कर रही है। उससे बड़ा मतलब, बीजेपी के सामने पहली बार एक नई कांग्रेस आकर खड़ी हो गई है, जिसके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो उस जाति समुदाय से आते हैं जिसको लेकर हंसी ठटका मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता लगा नहीं सकती है। यानी गांधी परिवार को लेकर वो लगातार ताने कसे या फिर व्यंग कसे, लेकिन इस वक्त की मौजूदा स्थिति में जब सीडब्ल्यूसी के भीतर कमोवेश हर जाति विशेष, धर्म विशेष, समुदाय विशेष और प्रांत विशेष और राज्य विशेष को ध्यान में रखकर 84 लोगों की मौजूदगी वहां की गई, और राज्यों के चुनाव के मद्देनजर अपने क्षत्रप नेताओं के हाथ में समूची की समूची रणनीति को सौंप दिया गया। यानी गहलोत राजस्थान को देखें, मध्य प्रदेश को कमलनाथ देखें, बघेल छत्तीसगढ़ को देखें, और अब तेलंगाना में खुद पूरी कांग्रेस मौजूद है। तो यह मैसेज एक लिहाज से उस दौर के बीजेपी का है, जिस दौर में बीजेपी पूरे देश में पैर पसारने के लिए बेचैन थी, लेकिन पिछले 9 बरस की राजनीति ने उसको इतना कंसंट्रेट कर दिया, वो सब कुछ दिल्ली के आश्रय हो गई और दिल्ली के रिमोट से पूरे देश की बीजेपी चलने लगी। उसका विस्तार संख्या के आधार पर ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो मुद्दे इतनी बड़ी तादाद में हैं, उन मुद्दों को लेकर बीजेपी के पास कौन सी प्लानिंग है, शायद वो पहली बार कांग्रेस ने खुद को इसके लिए तैयार किया कि हमारे पास वह विजन है, वह तरीके मौजूद हैं। और शायद इसीलिए पहली बार इस मैसेज को कन्वे किया गया कि हम महात्मा गांधी की राह पर हैं। अगर आप महात्मा गांधी को पढ़ेंगे तो 2-3 चीजें आपके जहन में आएगी। असहयोग आंदोलन, और आज मीडिया के एंकर्स को लेकर वहां नहीं जाएंगे, यह सवाल बायकॉट से नहीं जोड़ा गया, असहयोग आंदोलन से यह कहकर जोड़ा गया कि हम उनके साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं जो इस देश के भीतर में नफरत फैलाते हैं। हम उसको कैसे उसमें तेल डाल सकते हैं? आपको जो करना है कीजिए, लेकिन जब आपका मन परिवर्तन हो जाए और आप इस देश के भीतर मोहब्बत और इस देश के भीतर में एकजुटता और तमाम संस्कृतियों का मेल देखने लगे, तब फिर हम आपके साथ आ जाएंगे। यानी हर राजनीतिक कदम को
उस दौर से जोड़ते हुए मौजूदा वक्त में कांग्रेस के अतीत को भी जगाना और कांग्रेस के अतीत को मौजूदा वक्त की राजनीति में चुनावी जीत में तब्दील करने की परिस्थितियां भी पैदा करना, यह एक नई तरीके की कांग्रेस है जो बहुत खुले तौर पर अपनी रणनीति और राजनीति को चुनाव को जीतने के लिए करने लगी है, जो इससे पहले गायब रहता था। अब सवाल यह है कि अगर यह तेलंगाना का राजनीतिक प्रयोग सफल हो जाता है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि 2024 के लिए बीजेपी नहीं बल्कि मोदी और शाह के लिए हर रास्ता बंद हो जाएगा। हम इसको क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि तेलंगाना का मतलब केसीआर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में केसीआर ने 119 में से 88 सीटें जीती थी, 47% वोट मिले थे और अगले बरस यानी 2019 में उसके वोट परसेंट सिर्फ 6% कम हुए थे, वह 41 पर आई थी और 17 लोकसभा में से 9 सीटें जीती थी। तो क्या यह छत्रप की राजनीति जब राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी से गलबहियां डालने लगे तो क्या यह उसका पहला राजनीतिक प्रयोग नजर आने वाला है छत्रप को लेकर? क्योंकि इस देश के भीतर के 4 छत्रप अपनी राह अपने तरीके से चुनते हैं। उसमें अगर इधर केसीआर हैं तो उधर जगन रेड्डी हैं, उधर जगन रेड्डी हैं तो फिर उधर नवीन पटनायक है, उधर नवीन पटनायक है तो एक वक्त ममता बनर्जी भी अपने हिसाब से चलती थी, लेकिन अब वह समझ चुकी है क्योंकि बंगाल के भीतर के अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय ने एक बात समझ लिया, ममता को जिताने से राज्य में सत्ता बनेगी, लेकिन ममता को जिताने से या टीएमसी को जिताने से केंद्र के भीतर से मोदी की मौजूदगी को खत्म कर नहीं पाएंगे। इस बात की समझ आ गई तो एक झटके में ममता बनर्जी भी समझ गई। दूसरी स्थिति है कि बीजेपी ने 2018 के विधानसभा में सिर्फ 6% वोट पाए थे और 1 सीट मिली थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में 13% ज्यादा बढ़ के वह लगभग 19% पर आ जाती और लोकसभा की 4 सीटें जीतती है। तो क्या कांग्रेस को अब यह समझ में आ गया कि वह अगर राजनीति को चुनावी जीत के साथ ना जोड़े, और इसीलिए 2018 की विधानसभा में कांग्रेस को 28.5% वोट मिले थे, 7 सीटें भी 19 सीटें मिली थी विधानसभा की, और लेकिन लोकसभा में घटकर वो 3 सीटें थी 17 में से, और सिर्फ उसको 29% वोट यानी कमोवेश 1% वोट ज्यादा मिला था। उस वोट का बढ़ाव कैसे होगा जबकि बीजेपी 13% बढ़ा लेती है लोकसभा आने पर और बीआरएस सिर्फ 6% कम हो पाता है, कांग्रेस कमोवेश वही रहती है, एआईएमआईएम कमोवेश वही रहता है। मैसेज बहुत साफ है। राजनीति को ऐसे साधिए, मुद्दों को ऐसे उठाइए जो जनता के भीतर मैसेज दे कि यह पार्टी चुनाव जीतने के लिए राजनीति अब करने के लिए तैयार हो चुकी है। सिर्फ राजनीति करना और एक आदर्श परिस्थिति को रखकर बाकी चीजों को भूल जाना, कभी किसी छत्रप का हाथ थाम लेना, कभी किसी जगह पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े ना हो पाना, यह पहला मौका है जब नई सीडब्ल्यूसी जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान की, उसके बाद से जब यह बैठ रही और आज जब उसने चिंतन मनन किया तो मुद्दों की फहरिस्त हो, तेलंगाना की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां हो, बीजेपी की अपनी योजनाओं का पूरा पुलिंदा हो और कल प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर जो मोदी शाह की पूरी बिसात हो, उस पर ठसक के साथ आकर खड़े होकर अब शह और मात का खेल कांग्रेस खेलने को तैयार है। और शायद इसीलिए कल का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार मोदी कैबिनेट के 70 मंत्री भी देश के 70 शहरों में नजर आने वाले हैं और उनका कोई प्रभाव होता है या नहीं होता है, क्योंकि एक सच इस देश में हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, उसके बाद अमित शाह हैं, तीसरे नंबर पर कौन है कोई नहीं जानता है। पुराने चेहरों को लीजिएगा तो नाम पढ़िएगा, एक नाम राजनाथ सिंह का आएगा, एक नाम नितिन गडकरी का आएगा, उसके बाद एक बड़ा वैक्यूम है। राज्यसभा से आए हुए लोगों की पहुंच पकड़ है, वो वित्त मंत्री के तौर पर हो, विदेश मंत्री के तौर पर हो, वह वाणिज्य मंत्री के तौर पर हो, वो तेल मंत्री के तौर पर हो, शिक्षा मंत्री के तौर पर हो, या फिर वो पर्यावरण मंत्री के तौर पर हो, सभी राज्यसभा के लोग हैं। लेकिन चुनाव जीतना है, यह तुतहरी हैदराबाद में तो बच चुकी है। इंतजार कल इसकी आवाज का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया।